क्या हाल है दोस्तों। ऑल गुड, बढ़िया। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 22 रजिस्ट्रेशन चैप्टर का, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। उसी के साथ में डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 23 पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन प्लस सेक्शन नंबर 27 सीटीपी एंड एनआरटीपी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। ये रहा सेक्शन नंबर 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। इस सेक्शन के अंदर टोटल 13 ऐसे पर्सन हैं जिनको गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि भाई साहब आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। वो 13 लोग कौन से हैं? सो याद करने के लिए मैंने छोटा सा स्टोरी बनाया हुआ, ठीक है। याद करने के लिए मैंने छोटा सा स्टोरी बनाया हुआ है। देखिए, दो भाई है। कौन है? दो भाई। दोनों भाइयों का नाम क्या है? एक का नाम आईएसडी, एक का नाम ओआईडीआर। क्या होता है हम सीखेंगे, प्रोविजन पूरा सीखेंगे, बट याद करने के लिए स्टोरी समझ लीजिए। दो भाई, क्या है नाम है? आईएसडी और ओआईडीआर। दोनों ईसीओ पे इंटर स्टेट वाला गेम खेल रहे थे। आईएसडी और ओआईडीआर दोनों ईसीओ पे इंटर स्टेट वाला ऑनलाइन गेम खेल रहे थे। तो उनके एजेंट ने एनी पर्सन समझ के आरसीएम में टीडीएस काट लिया और ईसीओ 52 में भर दिया, जबकि उनको सीटीपी एंड एनआरटीपी में भरना था। चलिए, आईएसडी ओआईडीआर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल, ये दो हो गए। दोनों ईसीओ मतलब इसमें दो है, टीसीएस एंड 95 वाला, ये दो और ये दो, चार। इंटरस्टेट 5, ऑनलाइन गेम 6, एजेंट 7, एनी पर्सन 8, आरसीएम 9, टीडीएस 10, ईसीओ 52 11, सीटीपी 12, एनआरटीपी 13। ठीक है, चलिए डिस्कस करते वन बाय वन। कंपलसरी मतलब क्या? भाई साहब आपका टर्नओवर कितना भी हो, हमें मतलब नहीं, भले ही आपका टर्नओवर 1 रुपया क्यों ना हो, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, मतलब लेना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। तो पहला पॉइंट क्या है? इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप सप्लाई करते हैं गुड्स का, सर्विस का बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हो, एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पे। सपोज सपोज यहाँ पे प्रेरणा है, वो देती है महाराष्ट्र में, ओके। वो गुजरात में गुड सप्लाई करती है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटर स्टेट, राइट। तो इस केस में इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर यही प्रेरणा यहाँ पे सर्विस सप्लाई करती होगी, क्या सर्विस सप्लाई करेगी, तो इसको एग्जम्पशन लिमिट मिल जाएगा 10 लाख या फिर 20 लाख का। लेकिन अगर वो हैंडक्राफ्ट या फिर नोटिफाइड गुड सप्लाई के लिए, उसको पैन प्लस ईवे बिल कंपल्सरी लेना पड़ेगा। उसके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट है। लेकिन उसके लिए पैन प्लस उसको ईवे बिल कंपल्सरी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मतलब क्या होता है ईवे बिल, ये हैंडमेड गुड्स का मतलब क्या होता है? जहां पे मैन वर्क मतलब हैंड वर्क मोर देन 50% से ज्यादा हो, प्लस वहां पे कोई स्किल इन्वॉल्व। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में डेफिनेशन लिखा हुआ है। देखिए, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का मतलब क्या होता है? जहां पे हैंडमेड मोर देन 50% हो और स्किल इन्वॉल्व हो, लाइक हैंड पेंटिंग, ज्वेलरी, डिजाइनिंग, वुड कार्विंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपना खत्म हो गया, इंटरस्टेट टैक्सेबल ऑफ गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। अब सेकंड क्या है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। एंड नेक्स्ट क्या है? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, मतलब सीटीपी एंड एनआरटीपी। सीटीपी एंड एनआरटीपी के लिए भी अप्लाई है सेम कंडीशन। गुड्स हुआ तो कंपलसरी, सर्विस हुआ तो ये लिमिट एप्लीकेबल इसको भी हो जाएगा। टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, हाँ एग्जाम में टैक्सेबल होना चाहिए। ये सीटीपी क्या होता है, इसका प्रोविजन क्या है, सेक्शन 27 में हम पढ़ेंगे इसके बाद ही। नेक्स्ट क्या है? पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, मतलब सप्लायर ने सप्लाई किया, गुड सप्लाई किया, ठीक है, लेकिन जो रेसिपिएंट है वो टैक्स भरेगा। रेसिपिएंट है वो टैक्स भरेगा, सप्लायर टैक्स नहीं भर रहा है। यहाँ पे रेसिपिएंट आरसीएम में टैक्स भर रहा है, तो इस केस में रेसिपिएंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसका एग्जांपल क्या है सर? इसका एग्जांपल लाइक लीगल सर्विस हुआ, जीटीए वाला हुआ, डायरेक्टर हुआ, या फिर इंपोर्ट्स ऑफ सर्विस हुआ। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है, सर्विसेज है, सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज है, जो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल आपको बताया है, ठीक है, आरसीएम वाला। नेक्स्ट,
पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 51। अब कुछ गवर्नमेंट ने ऐसे पर्सन को नोटिफाई किया हुआ है जो कि उनको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। यहाँ पे मैंने इसका समरी दिया हुआ है 51 का। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे पर्सन को नोटिफाई किया है कि उनको बोला है कि आप टीडीएस काटिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ब्रीफ किया हुआ है सेक्शन 51 क्या बोलता है आपने। जैसे कि कौन काटेगा, गवर्नमेंट बॉडीज, लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज या फिर नोटिफाइड पर्सन। कौन कब काटेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा होगा। रेट क्या है उसका, 2%, 1% CGST और 1% IGST। सेक्शन 51 एप्लीकेबल कब नहीं होगा, जब ध्यान दीजिएगा, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर, क्या बोला मैंने, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट इक्वल टू स्टेट ऑफ रेसिपिएंट। इस पे हम डिस्कशन करेंगे सेक्शन 51 जब सीखेंगे तभी टीडीएस का। ठीक है, अदरवाइज हमारा ये लेक्चर डिले हो जाएगा। और हमने कितना पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया। पहला क्या था, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। सेकंड क्या है, सीटीपी। थर्ड क्या है, एनआईटीपी। फोर्थ क्या है, आरसीएम। और फिफ्थ क्या है, पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। ध्यान दीजिए, अगर वो टीडीएस काट रहा है तो उसको टीडीएस का अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, साथ ही साथ जो उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस था उसके लिए भी अगर एप्लीकेबल है तो उसके लिए भी लेना पड़ेगा अलग से। मतलब सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर टीडीएस इवन इफ ऑलरेडी टेकन। ओके, पॉइंट नंबर 6, supply of taxable goods or services or both on behalf of other taxable person। ध्यान दीजिए, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स हो या सर्विसेज हो या फिर दोनों हो। ठीक है, किसके बिहाफ में, टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ में, एज ए एजेंट काम करे या कोई भी काम करे। ठीक है, प्लस खुद का इनवॉइस इशू करे तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए वो, उसके बिहाफ में काम करे। देखिए, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स सर्विसेज और वो दोनों कुछ भी हो, अगर उसके बिहाफ में काम कर रहा है टैक्सेबल पर्सन एज ए एजेंट या कोई भी, और खुद का इनवॉइस इशू कर रहा है ना, उस केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो इसको याद करने का सिंपल क्या है भाई, एजेंट होना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए और टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। अगर एजेंट हुआ, टैक्सेबल पर्सन हुआ लेकिन एग्जाम सप्लाई हुआ तो नहीं लो भाई, नहीं लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला हुआ है, या तो एजेंट हो या कोई और फॉर्म में काम कर रहा हो, टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए प्लस टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, याद है मैं आपको ट्रिक दिया था हम पे, 2 ईसीओ करके, दोनों ईसीओ वाला आ गया उसका पॉइंट। देखिए ईसीओ वाला, एवरी ईसीओ हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 51। यहाँ पे ईसीओ मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, लाइक अपना अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वो। यहाँ मैंने इसका ब्रीफ दिया हुआ है सेक्शन 52 का। 52 मतलब क्या, टीडीएस कौन काटेगा, ईसीओ। ईसीओ मतलब क्या, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। टीडीएस किस पे काटेगा, ठीक है, कलेक्ट टीसीएस ऑन सेल मेड थ्रू प्लेटफॉर्म। मतलब ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करेगा उसके प्लेटफॉर्म पे, अगर आपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने सप्लाई किया होगा तो, राइट, प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने अगर सप्लाई किया होगा तो ईसीओ उस पर टीसीएस कलेक्ट करेगा। रेट क्या होगा, 1%, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। और अमाउंट किस पे, नेट अमाउंट, रिटर्न नेट ऑफ करने के बाद, रिटर्न एडजस्ट करने के। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट था, एक तो टीडीएस कलेक्ट करने वाला और यहाँ पे टीसीएस। ठीक है, 52 हम सीखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सन सप्लाई गुड्स और सर्विसेज थ्रू ईसीओ। मतलब ऐसा पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता हो थ्रू ईसीओ। सेम पॉइंट हमने पहले डिस्कस कर लिया था, अभी डिस्कस करता हूं मैं। ठीक है, क्या है इसका मतलब, सेक्शन 52 का ईसीओ के थ्रू। हाँ, ध्यान दीजिए, ये रहा, पर्सन सप्लाई गुड्स और सर्विसेज थ्रू ईसीओ। जो पर्सन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के थ्रू अपना सर्विसेज या गुड्स सप्लाई करते हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या, यस कंपलसरी है। यहाँ पे क्या रूल बोला है गवर्नमेंट ने, ध्यान दीजिए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज हुआ तो भाई थ्रेश होल्ड का लिमिट मिलेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ तो थ्रेश होल्ड का लिमिट मिलेगा, लेकिन
सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ, सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ, तो भाई कंडीशन फुलफिल करो तो मिलेगा, कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो नहीं। कंडीशन फुलफिल किया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है कंपलसरी में। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो भाई साहब रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कंडीशन क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करता हो गुड्स का। ठीक है, एक स्टेट से ज्यादा सप्लाई नहीं करता हो या फिर यूनियन टेरिटरी से। इंटर स्टेट नहीं करता है मतलब इसमें तो फंस ही गया हो। उसके पास पैन कंपलसरी हो प्लस एनरोलमेंट नंबर हो। एनरोलमेंट नंबर क्या होता है, ये एक यूनिक नंबर होता है जो कि जनरेट होता है जीएसटी पोर्टल पे, बेस्ड ऑन पैन, बेस्ड ऑन पैन। ये गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि भाई ये नॉर्मल सेलर है जिसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है और उसका टर्नओवर इतना हुआ है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है, भाई आपको इसीओ थ्रू सप्लाई करना है तो आपके पास पैन होना चाहिए प्लस एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। और बिफोर सप्लाई, बिफोर सप्लाई वो क्लियरली मेंशन कर दे कॉमन पोर्टल के ऊपर, भाई आपका पैन क्या है, एड्रेस ऑफ प्लेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या, और आप किस स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 9, पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5), अंडर सेक्शन 9(5), पर्सन मतलब कौन, ईसीओ। यहाँ पे ईसीओ टैक्स भरता है 9(5) के अंदर। और 9(5) में चार बातें चार लोगों को क्लासीफाई किया हुआ, आइडेंटिफाई किया हुआ है 9(5) के अंदर। पहला क्या है, पैसेंजर सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस, एकोमोडेशन सर्विस या फिर एंड हाउस कीपिंग सर्विस। अगर कोई पर्सन ईसीओ के थ्रू सप्लाई करता है ये सब, तो ईसीओ ईसीओ टैक्स भरेगा उसके ऊपर। पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5). ध्यान दीजिए, पर्सन पैसेंजर और रेस्टोरेंट के केस में, अगर पैसेंजर और रेस्टोरेंट के केस में भाई सप्लाई रजिस्टर हो चाहे ना हो, ईसीओ को भी टैक्स भरना पड़ता है 9(5) के अंदर। ठीक है, ईसीओ टू पे टैक्स, ईसीओ पे टैक्स इरेस्पेक्टिव ऑफ सप्लायर रजिस्ट्रेशन स्टेटस। मतलब पैसेंजर सर्विस हो या फिर रेस्टोरेंट सर्विस हो, अगर सप्लाई रजिस्ट्रेशन हो या ना हो उसको ही टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, अब अकोमोडेशन सर्विस हुआ तो चेक कीजिए सप्लायर है क्या। अगर सप्लायर रजिस्टर है तो वही भरेगा, अगर सप्लायर अनरजिस्टर है तो ईसीओ टैक्स भरेगा। हाउस कीपिंग सर्विस में भी सेम है, सप्लायर रजिस्टर है तो सप्लायर टैक्स भरेगा, सप्लायर अनरजिस्टर है तो ईसीओ टैक्स भरेगा। ठीक है, ये हो गया अपना 9 पॉइंट, पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5). नेक्स्ट क्या है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईएसडी। इसमें क्या होता है ना कि अगर एक स्टेट में, सॉरी सपोज प्रेरणा महाराष्ट्र में उसका बिजनेस है, उसने गुजरात में भी जीएसटी नंबर लिया हुआ है और दिल्ली में भी लिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे केस में ऐसे बहुत सारे सर्विसेज होंगे जो कॉमन तीनों के लिए एप्लीकेबल होते होंगे। ठीक है, तो उस केस में इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, मतलब भाई सपोज मुझे 1 लाख का बिल मिला, प्रेरणा को 1 लाख का बिल, कृपा ने बिल दिया, सीए का सर्विस दिया उसको 1 लाख का, तो 1 लाख का जो इनपुट होगा 18,000 रुपए, उसको तीनों को बांटना पड़ेगा, उसको ही आईएसडी के थ्रू, उसको ही हम आईएसडी के थ्रू बांटते हैं, दैट इज कॉल्ड आईएसडी का प्रोविजन। ठीक है, इसके लिए भाई आपको बांटने के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है, ये अपना आईएसडी वाला है। नेक्स्ट क्या अपना, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन and database access or retrieval services provided outside India to unregistered person in India। ध्यान दीजिए, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल ऐड हो गए, ऑनलाइन गेमिंग खेलने वाले हो गए, जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं और हम इंडियन वालों को जो अनरजिस्टर्ड उसको सर्विस दे रहे हैं, ऐसे लोग को भाई गवर्नमेंट ने बोला आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लो और हमको जीएसटी भरो, जीएसटी लेके भरो। समझा इतना, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया। जो प्रोवाइडर होगा वो क्या कहाँ होगा, आउटसाइड इंडिया होगा, और सर्विस जिसको दे रहा है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया। इसका भी एग्जांपल लेता हूँ मैं, चलिए देखो, सपोज प्रेरणा है, इंडिया में बैठ के, ऑनलाइन इंडिया में बैठ के नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रही है।
नेटफ्लिक्स से बैठ के मूवी देख रही है, ठीक है। अब मैं यूएसए में बैठ के उसको सर्विस दे रहा हूँ नेटफ्लिक्स का, तो मैं यूएसए में बैठ के जो उसको ऑनलाइन का सर्विस दे रहा हूँ, तो और प्रेरणा अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो मैं मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। समझा इस केस में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओआईडीआर वाला हो गया। अब पॉइंट नंबर 12, पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेस आउटसाइड इंडिया टू एनी पर्सन इन इंडिया। लाइक जैसे अपना ऑनलाइन रमी गेम होता है ना, ऑनलाइन बेटिंग गेम होता है, उस केस में क्या है, अगर जो सप्लाई कर रहा है ऑनलाइन मनी गेम वो आउटसाइड इंडिया है, और इंडिया के अंदर वो सप्लाई कर रहा है, भले वो रजिस्टर हो चाहे अनरजिस्टर हो, इस केस में उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है, पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेम आउटसाइड इंडिया टू एनी पर्सन इन इंडिया, ठीक है, उस केस में इसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट, एनी पर्सन नोटिफाइड बाय चीज। इसी के साथ हमारा सेक्शन नंबर 20 पर खत्म होता है। ठीक है, हम एक लास्ट टाइम इसके अंदर कौन से पॉइंट है। आईएसडी और आईओडीआर दोनों भाई थे, दोनों ईसीओ पे इंटर स्टेट वाला ऑनलाइन गेम खेल रहे थे। उनके एजेंट ने एनी पर्सन समझ के आरसीएम में टीडीएस काट लिया, ईसीओ 52 में भर दिया, जबकि उनको टीसीएस और सॉरी उनको जबकि उनको टीपीए सीटीपी एंड एनआरटीपी में भरना था। ठीक है, देखते हैं सेक्शन नंबर 27, सीटीपी एंड एनआरटीपी। अब देखो सीटीपी और एनआरटीपी का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए इधर। सपोज प्रेरणा इधर महाराष्ट्र में, ओके, ज्वेलरी का काम बिजनेस करती है, उसको गुजरात जाना हुआ टेम्पररी बेसिस पे, सपोज 20 दिन के लिए, वहां पे एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो उसको उस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो उस वो प्रेरणा गुजरात जाके अपना एग्जीबिशन में अपना ज्वेलरी सेल के रखेगी, और उसको मालूम नहीं है कि मेरा सेल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इस केस में ऐसे पर्सन को बोलते हैं सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब सेम एनआरटीपी क्या होता है? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, मतलब कोई बाहर देश का बंदा इंडिया में आके बिजनेस कर रहा हो, बाहर देश का बंदा इंडिया में आके बिजनेस कर रहा हो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए, दैट इज कॉल्ड एनआरटीपी। ध्यान दीजिए, मीनिंग क्या है? ओकेजनली अंडरटेक करता ट्रांजेक्शन, या वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, या फिर बोथ हो, ये भी ओकेजनली। ठीक है, सीटीपी मतलब एक स्टेट में है दूसरे स्टेट में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सीटीपी। एनआरटीपी एनआरटीपी मतलब क्या भाई, बाहर देश का बंदा है इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एनआरटीपी, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, अब इसमें भी कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होता नहीं है, इसमें भी कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होता नहीं है यहाँ पे, या फिर कोई रेसिडेंस इन इंडिया भी नहीं होता है इस केस में। अब ध्यान दीजिए रजिस्ट्रेशन के बारे में, दोनों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है अंडर सेक्शन 24, जब भी हमने जस्ट रीड किया हुआ है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 में। रजिस्ट्रेशन लो एटलीस्ट 5 डे प्रायर लो, समझा क्या? 5 डेज प्रायर लो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर सपोज आप बिजनेस स्टार्ट करो तो उसके 5 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, प्लस 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 आपको एस्टिमेटेड टैक्स भी डिपॉजिट करना पड़ेगा। कॉमन सी बात है भाई, गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं है तभी तो गवर्नमेंट उससे एडवांस में टैक्स ले रही है। ठीक है, जब सीटीपी रजिस्ट्रेशन लेगा तो उसके लिए फॉर्म क्या होगा? फॉर्म नंबर REG 01। एनआरटीपी के लिए फॉर्म नंबर क्या है? REG 09। इसमें पैन कंपलसरी है, इसमें पासपोर्ट कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि एनआरटीपी के पास पैन तो होगा नहीं, उसके लिए क्या है? पासपोर्ट कंपलसरी किया हुआ है। सॉरी। अब एडवांस टैक्स डिपॉजिट, वैलिडिटी क्या है इसका? जिस दिन के लिए, जितने पीरियड के लिए अप्लाई किया हो, या 90 डेज, विच एवर इज लोअर। सपोज मैंने 80 दिन के लिए अप्लाई किया है, और 90 डेज विच एवर इज लोअर 80 डेज, तो 80 दिन के लिए क्या होगा? मेरा वैलिडिटी होगा। लेकिन अगर सपोज मैं 120 दिन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो जो 90 डेज है ना, वो मेरा फर्दर 90 डेज से एक्सटेंड हो सकता है। इस केस में चेक करो टाइम अप्लाइड या फिर 90 डेज विच एवर इज लोअर।
मैक्सिमम 180 डेज ही है। अगर 180 डेज से ज्यादा हुआ, सॉरी, अगर 180 डेज से ज्यादा हुआ तो इस केस में भाई आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लो। जब आपका काम पूरा हो जाए आप सरेंडर कर दो, ठीक है। लेकिन 180 दिन से ज्यादा हम आपको अलाउड नहीं करेंगे रजिस्ट्रेशन। थ्रेशोल्ड कुछ है क्या? दोनों के लिए कुछ भी थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल नहीं है। कंपोजिशन स्कीम दोनों को भी एप्लीकेबल नहीं है। अब रिटर्न क्या भरना होता है? सीटीपी के लिए GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाई और 3B समरी वाला रिटर्न, ठीक है। GSTR 1 कब तक भरना होता है? 11 या फिर 13, और 3B 20 वाला। GSTR 5 कब तक भरना होता है इसके लिए? 13 ऑफ नेक्स्ट मंथ। इसमें आउटवर्ड भी है, इनवर्ड भी है, प्लस टैक्स पेबल भी है। और दोनों को एनुअल रिटर्न भरने की गरज नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हम लोग GSTR 9 भरते हैं 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आईटीसी, आईटीसी सीटीपी, सीटीपी को दो तीनों ही मिलता है, चाहे वो गुड्स का हो, इनपुट सर्विसेज को हो, या फिर कैपिटल का हो। इनपुट, इनपुट सर्विस या फिर कैपिटल गुड्स का हो, लेकिन एनआरडीपी को सिर्फ और सिर्फ गुड्स का मिलता है, जो उसने इंपोर्ट किया हो, सर्विसेज का नहीं मिलता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड सेक्शन नंबर 27 प्रोसीजर फॉर सीटीपी एंड एनआरडीपी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।